एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में हम 10th क्लास के चैप्टर डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था कल के सेशन में, उसमें ये था कि अबिजान यानी कि आइवरी कोस्ट में एक जगह जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपने पेट्रोलियम और मेटल से एसोसिएटेड वेस्ट डिस्पोज करती हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स टॉक्सिक फ्यूम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे वहाँ के लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। हमने इसके पीछे एमएनसी कल्चर क्या है, कैसे काम करता है कैपिटलिज्म, प्रॉफिट मेकिंग का आइडिया कैसे वर्क करता है, लोप साइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, ग्लोबल विलेज का आइडिया कैसा होना चाहिए, कैसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पर बात कर दी थी। सवाल ये पूछता है कि व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री। उस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे। अबिजान नाम की वो जो जगह है, यानी कि आइवरी कोस्ट नाम का वो जो मुल्क है, आप अफ्रीकन कंट्री की बात कर रहे हैं, उसके वेस्टर्न रीजन में आइवरी कोस्ट आता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, उसके डेवलपमेंटल गोल में सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपको एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट की नीड है। द प्रॉब्लम विद द अफ्रीकन कंट्रीज़ कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कमी रहती है। दिस द प्रॉब्लम। ये स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स तभी इस्टेब्लिश होंगी जब गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होंगी, वहाँ पर जब गवर्नमेंट लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगी। सो आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स बनानी है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बने। दोज आर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जैसी कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, बट मेन एजेंडा इज़ कि दैट गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। लोगों के विशेष से सरकारें एग्जिस्टेंस में आए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए वो सरकारें काम करें, और टाइम टू टाइम उनके रिजिम्स चेंज होने चाहिए। भारत में ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लोकतंत्र का कि टाइम टू टाइम रिजिम्स में बदलाव आता है। डेमोक्रेसी का ये एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि लोगों को अगर लगे कि उनकी इच्छा के मुताबिक विकास नहीं हो रहा है, वो सरकारों को बदल सकते हैं। सो चेंज इन द रिजिम इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। 4, 5, 6 ईयर की आप एक गवर्नमेंट बना सकते हैं। अमेरिका में 4 साल के लिए राष्ट्रपति होते हैं, हमारे मुल्क में 5 वर्षों के लिए एक सरकार होती है। इज़ दैट क्लियर? सो एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए, सिस्टम चाहिए, डेमोक्रेटिक और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, तभी वो गवर्नमेंट अपने मुल्क के बारे में सोच सकेगी। तो बाहरी मुल्कों का, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का, इन्वेस्टर्स का दखल ऐसा ना हो कि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनवाएं। दखल उतना ही हो कि वो इन्वेस्ट करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करें, स्किल डेवलपमेंट करें और वो बिज़नेस एक्सपेंशंस करें। लेकिन सरकार जो शर्तें तय करे, जो माहौल बनाए, जिन कंडीशंस पर उन्हें एंट्री मिलेगी, वो शर्तें, वो माहौल, वो कंडीशंस अपने देश के लोगों के इंटरेस्ट में बननी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट सोवरेन होनी चाहिए। तो एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टाइप सरकारें यहाँ पर स्थापित होनी चाहिए, जो अपना समय पूरा करें, पॉलिटिकली स्टेबल हों। तभी ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। ओके। इसके अलावा जो ज़रूरी है वो है आर्थिक विकास। जब तक किसी कंट्री में वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, बाकी चीज़ों की तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं आती। आप जब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं करेंगे, मतलब आप नेशनल इनकम की तरफ नहीं जाएंगे। सिंपल मतलब कि आप पर कैपिटा इनकम पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, जिसके बेस पे ही सब कुछ फैच किया जाएगा ना। तो जब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रही किसी नेशन में, ना तो पॉलिसीज़ प्रोग्राम के वाया कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाएगा। नथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ऐसे में वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करने के लिए ज़रूरी है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2 कैटेगरीज़ में हो सकता है। इकोनॉमिक कैटेगरी में, जिसके तहत आप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज़, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, वाटरवेज़ कनेक्टिविटी, मिनरल्स की डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी तरफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। इसके तहत आपको अपने देश के लोगों को विकसित करना है, टेक्नोलॉजी का विकास करना, हेल्थ का डेवलपमेंट करना, एजुकेशन की डेवलपमेंट करना, हाउसिंग, सैनिटेशन, लोगों का स्तर बढ़ाना। मतलब आपको लोगों को कैपिटल में बदलना, कैपिटल फॉर्मेशन करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स आर देयर, उनको करना ज़रूरी है। ऐसे में इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंड इन हैंड लेके चलना होगा, तभी वेल्थ क्रिएशन का ग्राउंड क्रिएट हो पाएगा। जब वेल्थ क्रिएट होगी, नेशनल इनकम बनेगी, तभी पर कैपिटा इनकम बनेगी। जब ये बनेगा, तभी गवर्नमेंट्स कॉम्पिटेंट हो पाएंगी कि वो देश के स्तर पर शिक्षा के प्रोग्राम चलाएं, रोज़गार के प्रोग्राम चलाएं, आवास के प्रोग्राम चलाएं, सेहत के प्रोग्राम चलाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं, स्टाफ रिक्रूट करें,
मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स दे पाएँ, और तभी इंडिविजुअल्स भी इतने का स्ट्रेंथन होंगे कि वो अपनी ज़रूरतों को अफोर्ड कर पाएँ, उनकी कैपेबिलिटीज़ बिल्डअप हो पाएंगी। सो द प्री कंडीशन हेयर इज़ द वेल्थ क्रिएशन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसीलिए चाहिए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा सोशल और इकोनॉमिक हेडिंग के तहत, उसी के तहत आगे ग्राउंड क्रिएट होगी जिससे वेल्थ क्रिएट की जा सकेगी, जो कि नेशनल इनकम के रूप में आपके देश में एग्जिस्टेंस में आएगी और यही पर कैपिटा इनकम का रूप लेती है। और ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं कि निवेश हो सके, देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जाए, देश को ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम वर्ल्ड लेवल पर कई कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, हम एक ओपन इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस हों, वाइडर चॉइसेस लोगों के सामने रखी जाए, कंज्यूमर बेस को बड़ा बनाया जाए। ये सारी चीज़ें आपको करनी ज़रूरी हैं। कंट्री के अंदर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। ये नेक्स्ट स्टेप होता है। कोई भी गवर्नमेंट को, जो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, उसको ये ज़रूरी होता है कि वो तय करे कि वो एक अकाउंटेबिलिटी के तहत काम करेगी। इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस फॉलो करना, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ एग्जिस्टेंस में लाना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को सेफगार्ड किया जाए, इसके लिए सेफगार्ड इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में लाना, ये सारी चीज़ों की कमी है अफ्रीका में। शिक्षा की कमी है, रोज़गार की कमी है, आवास की कमी है, अलग अलग ट्राइब्स के बीच में झगड़े हैं, उनके बीच समानता की कमी है। ट्राइब्स की ज़रूरतों को जानते हुए, उनके कल्चर की रक्षा करते हुए, कल्चर्स को प्रोटेक्ट और कंजर्व करते हुए डेवलपमेंट प्लान्स बनाना, मतलब डेवलपमेंट प्लान सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वहाँ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चर, कस्टम, मैनर को समझते हुए होना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट प्लान नहीं होना चाहिए जो कहीं से थोपा गया है, या किसी एमएनसी ने थोपा है, या किसी उस समाज के बड़े धनाढ्य व्यक्ति ने, रिच पर्सन ने बोला है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए कि ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, फिर एक लार्जर सोसाइटी डेवलपमेंट के बेनिफिट से डिप्राइव होगी। अफ्रीका में ये होता है, और ऐसे समाज दुनिया भर में ये होता है। और फिर वो सोसाइटी अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करेगी और एक सिचुएशन आ जाएगी आर्म्ड रिबेलियन की, और अफ्रीका में ऐसी सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, दुनिया भर में एग्जिस्ट करता है। जब तक आप डेवलपमेंटल प्लान ऐसे नहीं बनाएंगे कि हर किसी की भागीदारी हो इसमें, जब तक नेशनल इनकम में लार्ज से लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल का शेयर नहीं होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी, तब तक आपके देश में सोशल पॉलिटिकल टर्मोइल बना रहेगा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वहीं से आती है, आगे सारा चेन बिखर जाता है। तो इन चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इतना मैंने बता दिया, बाकी आप सोचिएगा, आपकी जिम्मेदारी है, आप विचार करिएगा। मैंने हिंट दे दिया कि हमें किस दिशा में सोचना है। सारी किताबें क्यों पढ़ाई जाती हैं आपको, हम ऐसे क्यों पढ़ाते हैं? सोसाइटी, पॉलिटी के सब्जेक्ट में एनसीईआरटीज़, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, सब जुड़ करके उत्तर बनते हैं, आंसर बनते हैं। इस तरह से ये भी तो क्लियर हो रहा है सिलेबस कैसे इंटीग्रेटेड है। एक एक चैप्टर में आ रहे एक एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन कितने मल्टीफेसेटेड नॉलेज की डिमांड करता है। आपको अफ्रीका बतौर कॉन्टिनेंट क्लियर हो, उस कंट्री की लोकेशन क्लियर हो, आपको पता हो कि कैसे सब सहारन अफ्रीकन रीजन में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हालात कैसे हैं, बैकग्राउंड क्या है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, कैसे उन्हें यूज़ किया गया है कॉलोनियल सिस्टम के तहत, कितनी ज़रूरत है आज वहाँ पर वहाँ के लोगों के प्रति जवाबदेह सरकारों की, कितनी ज़रूरत है लोकतंत्र की, कितनी ज़रूरत है लोगों की पॉलिटिकल एजुकेशन की कि लोग राजनीति के प्रति जागरूक हों, कितनी ज़रूरत है कि समाज को जागरूक और सशक्त बनाने की, द अवेकन्ड एंड एम्पावर्ड सोसाइटी जो एजुकेशन के दम पर बनती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की, रिसोर्स डेवलपमेंट की यानी कि वेल्थ क्रिएशन की, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और तभी जा कर के सुधार हो पाएगा, वरना एक्सप्लॉइटेशन जारी रहेगी, नुकसान जारी रहेगा। ओके, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है, even the idea of what constitutes development can be varied and conflicting। अगर आइडिया ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें अगर वेरिएबल भी हैं, अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग सोच है, और वो चीज़ों में आपस में टकराव भी है, कन्फ्लिक्ट भी है, फिर भी if even the idea of what constitutes development can be varied and conflicting, then certainly there can be differences about ways of developing। तो जैसे क्या चीज़ें डेवलपमेंट बनाती हैं, अगर इस चीज़ को लेकर के लोगों के अंदर अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है, तो फिर डेवलप कैसे होना चाहिए उस मार्ग को लेकर के भी अलग अलग विचार होंगे कि कौन सा पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉलो किया जाए, प्रोसेस कौन सा फॉलो किया जाए। If you know of any such controversy, try to find out arguments advanced by different people।
You may do so by talking to different persons or you may find it from newspaper and television. मैं इसी के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे देश में आज़ादी के पहले एक बड़ी बहस छिड़ी। एक तरफ आपको गांधीयन मॉडल नज़र आएगा, दैट गांधीयन मॉडल, दूसरी तरफ मैं यहाँ पर रखता हूँ नेहरूवियन मॉडल को। जब मैं यहाँ पर मॉडल की बात कर रहा हूँ तो ये बात क्लियर है कि दोनों ही डेवलपमेंट चाहते हैं, दोनों भारत का विकास चाहते हैं, लेकिन दोनों ने सोसाइटी के किन सेगमेंट्स को अपने दिमाग में रख कर के डेवलपमेंट मॉडल बनाया है, उसी तरह का वो पाथ बनाएंगे, उसी दिशा में वो चाहेंगे कि प्रोसेस अपनाए जाएं। इसी तरह से दोनों के अपने मॉडल बने हैं कि हम विकास में किस मार्ग पर चलने वाले हैं, विकास हासिल करने के लिए किस मार्ग पर चलेंगे। ये तो उसी से तय होगा कि हम विकास चाहते किसके लिए हैं, हम कैसा विकास चाहते हैं, इसी से डिसाइड होगा कि हम कौन सा मार्ग चाहते हैं। तो ऐसे में गांधीयन मॉडल जो है वो इस बात की बात करता था कि भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता अगर भारत के विलेजेस डेवलप नहीं किए जाएंगे। तो बहुत स्ट्रांगली गांधी इस चीज़ को फोकस करते थे कि भारत की जड़ों में ही कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, गाँवों में औरतें मर्द छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण करते आए हैं ऐतिहासिक तौर पर ही। तो गांधी का फोकस था कि ग्रामीण स्वराज्य होना चाहिए। 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिविंग इन द रूरल एरिया। गांधी वाज एम्फसाइजिंग कि वी हैव टू फोकस ऑन द कॉटेज इंडस्ट्री। तो उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री पर फोकस करने के लिए कहा बड़े लेवल पर। इससे उन्हें लगता था कि जो भी वेल्थ क्रिएट होगी देश के अंदर, जो भी वेल्थ आप क्रिएट करेंगे, वेल्थ क्रिएशन जो भी होगा, सही मायने में वो लार्जेस्ट मासेस तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि लार्जेस्ट मासेस कंट्रीब्यूट करके उसे डेवलप करेंगे ना। क्योंकि जो पॉपुलेशन जिस क्षेत्र में ज़्यादातर रहती है वही सब लोग अगर निर्माण की गतिविधियों में जुड़ेंगे तो जो वहाँ वेल्थ जनरेट होगी वो फिर उन सबके पास जाएगी ना। तो इससे इनइक्वलिटीज़ दूर होंगी, लार्जर मासेस को अपलिफ्ट कर पाने का मौका मिलेगा। गाँवों से विकास होते आएगा तो धीरे धीरे गाँव वो सुख सुविधा वो जीवन अपना लेंगे जो सुख सुविधा जीवन शहरों में मिलती है। इससे माइग्रेशंस रुकेंगी, शहर ओवरबर्डन्ड नहीं होंगे। शहर में जो सिविक इम्यूनिटीज़ दी जा रही हैं, सिविक फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, चाहे वो सीवरेज की हैं, वाटर सप्लाईज़ हैं, हाउसिंग है, लाइटिंग है, सड़कें हैं, ये ओवरलोडेड नहीं होंगी, ओवरबर्डन्ड नहीं होंगी। और इससे हम अपने कल्चर को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। भारत जिस संस्कृति के लिए जाना जाता है, लोगों को उनके क्षेत्र में रोज़गार मिल जाएगा तो निरंतर संस्कृतियाँ भी वहीं कंटिन्यू होती चली जाएंगी। सांस्कृतिक बदलाव भी वैसे नहीं आएंगे जैसे सही नहीं है। तो गांधी जी इस तरह से हैवी फोकस करते थे विलेज इकोनॉमी पर, कॉटेज इंडस्ट्री पर, स्मॉल साइज इंडस्ट्री पर। तो उनका कहना था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे में गांधी टेक्नोलॉजी को लेकर के आइडिया रखते थे कि हमें बहुत ज़्यादा देश के अंदर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ नहीं लगानी, मतलब हमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगानी जो बहुत ज़्यादा पूंजी की मांग करें, जैसे कि बहुत हेवी टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़। हमें देश में जो इंडस्ट्रीज़ लगानी है वो लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। हमारे देश में जनसंख्या बहुत है, ऐसे में अगर कोई जीडीपी ग्रोथ होगा, अगर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उसका एक मेन एजेंडा ये होना चाहिए कि वो लोगों को रोज़गार दे, लोगों का जीवन बदले। ऐसे आर्थिक विकास का क्या करेंगे कि मुल्क तो विकसित हो रहा है पर मुल्क के लोग विकसित नहीं हो रहे, मतलब वो विकास मुल्क के लोगों को एम्पावर नहीं कर रहा, उन्हें इनकम नहीं दे रहा। ऐसे में ज़रूरी ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएं। हम कोशिश ये करें कि हम वेल्थ क्रिएशन के दौर में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करें कि जिससे प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, निर्माण होगा, पैसा आएगा, लेबर को उसके फ्रूट्स मिलेंगे, वो वेल्थ जनरेट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। अदरवाइज़ जो पूंजीपति कैपिटल जुटा सकता है, लेबर को इस्तेमाल करके वो अपनी तकनीक, अपने पैसे के दम पर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के दम पर निर्माण करेगा, लार्जेस्ट शेयर वो अपने पास रखेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो उस प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे थे उनको मात्र वेजेस मिलेंगे। इससे खाई बढ़ेगी, इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इससे नेशन के द्वारा क्रिएटेड वेल्थ, जीडीपी तो बढ़ेगी, नेशनल इनकम तो बढ़ेगी, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगा। ऐसा समाज ठीक नहीं, ये मॉडल ऑफ इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं होगा। वो कह रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं होगा, पॉलिटिकल क्राइसिस बने रहेंगे, देश में आंदोलन, धरने, प्रदर्शन ये जारी रहेंगे, देश की राजनीति अस्थिर हो सकती है। और अस्थिर राष्ट्र भारत जितना डाइवर्स है, अगर एक बार पॉलिटिकली अस्थिर हो गया, कैओटिक हो गया,
तो फिर इसे इंटीग्रेटेड रखना मुश्किल होगा, एकजुट रख पाना मुश्किल होगा। इसलिए भी वो लेबर इंटेंसिव चीज़ों पर फोकस करते थे। लेकिन वो पिछड़ी सोच के नहीं थे। उनका कहना ये था कि कंट्री को बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनानी है, ग्लोबली कम्पीट करना है, कंट्री को इनकम का स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि लेबर अपनी बेस्ट कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करे। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी अगर यूज़ में लाई जा सकती है, उस टेक्नोलॉजी को लेके आना है। तो उनका कहना ये था कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो लेबर को ही रिप्लेस कर दे वो ठीक नहीं। टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल की जाए जो लेबर को और प्रोडक्टिव बना सके, प्रोडक्शन प्रोसेसेस को और बेहतर बना सके, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सके और हमें कॉम्पिटिटिव बना सके। तो ये इससे अलग आ जाते हैं नेहरूवियन मॉडल पे। नेहरू क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी फिलैंथ्रोपिज्म नहीं है, इकोनॉमी इज़ नॉट अ फिलैंथ्रोपी। मतलब हम इकोनॉमी को एकमात्र इकोनॉमी के जिम्मे सारा बोझा ना लाद दें कि उसको ही पूरे समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रांति करनी है और सबके साथ न्याय करने। इकोनॉमी अलोन कैन नॉट डू ऑल टाइप ऑफ जस्टिसेस। हज़ारों वर्षों में इनजस्टिसेस जो हुए हैं तो सारे इकोनॉमी एक बार में दूर नहीं कर पाएगी। ऐसे में इमीडिएट ज़रूरत यह है कि देश ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने फर्स्ट। सेकंड, हम देश के स्तर पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जिसके दम पर आने वाले समय में इतनी बढ़ने वाली जनसंख्या और देश को बुनियादी ढांचा दे सके हम। तो इसलिए नेहरू कह रहे हैं कि हम सेंटर्स बनाएंगे, वी विल क्रिएट सेंटर्स। ये हैं सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये नेहरू का आइडिया है। नेहरू कहते हैं सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट बनाएंगे। वो सेंटर अपने सराउंडिंग में उस डेवलपमेंट को बिखेरेंगे। उन सेंटर से क्या बिखर जाएगी? डेवलपमेंट। तो नेहरू कह रहे हैं कि द रिसोर्सेज दैट वी हैव वी कैन फोकस ऑन द सेंटर्स ऑफ द डेवलपमेंट फर्स्ट। वहाँ से डेवलपमेंट पेनिट्रेट करेगी चारों दिशाओं में, हर तरफ चली जाएगी। वी हैव टू क्रिएट न्यूक्लियस जो सराउंडिंग को इम्पैक्ट करेगा। ऐसे में नेहरू ये कह रहे हैं कि हमें लार्ज इंडस्ट्री पर, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री पे फोकस करना है। अभी हम कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ नहीं जा सकते। वी हैव टू फोकस ऑन द हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे देश में हम रॉ मटेरियल्स के लिए, बेसिक इनपुट्स के लिए किसी दूसरे मुल्क पे नहीं डिपेंड कर सकते। जैसे अगर देश के अंदर हैंड टूल्स लगाना है, हैंड टूल्स की इंडस्ट्री लगानी है, स्पैनर्स बनाने हैं, उन हैंड टूल्स को चाहिए रॉ मटेरियल के तौर पर उन्हें क्या चाहिए? वो सारे के सारे रॉड, रोलिंग स्टॉक्स। वो रॉड कहाँ से मिलेंगे? जो ट्रकों में जाते होते हैं ना कई बार रॉड गोल गोल, वो रॉड कहाँ से मिलेंगे? अगर देश बेसिक इंडस्ट्री पे ध्यान देगा, जैसे माइनिंग पे फोकस करो, देश में माइनिंग के ऑपरेशन बड़े लेवल पे करने होंगे। फिर उस माइनिंग से निकले हुए आयरन ओर को आयरन स्मेल्टिंग प्लांट्स में आयरन में बदलना होगा। और से आयरन की यात्रा, हैवी स्मेल्टिंग प्लांट्स, बेसिक इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, हमें ये लगाना होगा। हमारे देश में बड़े पैमाने पर हमें आगे खेती में जो बदलाव लाने हैं उसके लिए केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स की इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, हम वो लगाएंगे। हमारे देश में बड़े पैमाने पर हमें बिजली विद्युतीकरण करना है, उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर्स बनाने वाली हैवी केबल्स, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, ये सारी संस्थाओं की ज़रूरत है। तो बिजली की बड़ी बड़ी तारें, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े खेतों में लगे रावणनुमा खंबे, ये सब चीज़ें ज़रूरत हैं देश की। बुनियादी ढांचा बनाना होगा। हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री इज़ अ नीड। पेट्रोलियम सेक्टर को बूस्ट देना होगा, केमिकल फर्टिलाइज़र को बूस्ट देना होगा, कोल इंडस्ट्री को बूस्ट देना होगा, थर्मल पावर प्लांट लगाने होंगे, हाइड्रो पावर प्लांट लगाने होंगे, बड़े प्रोजेक्ट लेने होंगे, वरना भविष्य के भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे और एक बार अवसर चूका हम पिछड़ा मुल्क हो जाएंगे। तो नेहरू फोकस्ड ऑन द हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। नेहरू फोकस ऑन द इंडस्ट्रियल सेंटर्स। तो उनके सेंटर्स हैं, भिलाई है, रौड़ किला है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, ये सारे इलाके जहाँ पर उन्होंने स्टील प्लांट लगवाए। आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, IITs, NITs यानी कि RECs, ये सारी संस्थाएं एग्जिस्टेंस में आई। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना होगा, हमें एक्सीलेंस की ओर बढ़ना पड़ेगा, इनोवेशन पे फोकस करना पड़ेगा, हमें साइमल्टेनियसली एफर्ट करने पड़ेंगे हर फ्रंट पर। तो नेहरू ने 5 ईयर प्लानिंग अपनाई। तो नेहरू ने कहा कि अब देश कुछ ऐसी परिस्थिति में है कि जिस परिस्थिति में सभी चीज़ों को करना है, लेकिन जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से 2 बातें करनी है। एक तो
सारे देश को एक कॉमन इकोनॉमिक प्लान के साथ चलना पड़ेगा। सेंटर स्टेट पॉलिटिक्स में अलग चलते हैं, ठीक है, पर इकोनॉमिक प्लानिंग में हमें सबको एक साथ चलना पड़ेगा। इसलिए 5 ईयर प्लानिंग होगी। पूरे देश में जितने रिसोर्सेज हैं हूंज हांज के खींच खूंच के हाथ में लाएंगे और फिर देखेंगे कैसे किधर लगाना है फर्स्ट। फिर सारी चीज़ें विकसित करनी है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल सेक्टर, ओके, बट प्रायोरिटी ज़्यादा किसको देनी है उसको फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, उसके बाद सेकंड प्लेस पे, उसके थर्ड प्लेस पे। तो 100 रुपये का 50% इस समय किसको देना है, पहले 5 ईयर प्लान में खेती बाड़ी को, और 25% इंडस्ट्री को, 25% सोशल सेक्टर को। तीनों एक साथ चलेंगे, लेकिन एक लार्ज एक थोड़े छोटे लेवल पर। फिर जैसे जैसे पहले वाला सेटल हो जाएगा दूसरे को फर्स्ट प्लेस पे ले आएंगे, थर्ड वाले को सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट वाले को उठा के थर्ड पे डालेंगे। करेंगे एक साथ ही, लेकिन एक तो सारे देश की प्लानिंग एक जगह होगी, और सारे देश के रिसोर्सेज किस सेक्टर में कैसे लगाने हैं वो सीक्वेंस वाइज लगा करके चलेंगे। इंडस्ट्रियल सेंटर बनाएंगे, इंडस्ट्रियल कोर बनेंगे, डेवलपमेंटल कोर एरियाज़ बनेंगे, बड़े बड़े शहर विकसित होंगे, वहाँ से विकास फैल जाएगा। परकोलेशन, पेनेट्रेशन, बट वी हैव टू फॉलो दैट। देखो दोनों का मॉडल कितना अलग है, दोनों का आइडिया कितना अलग चल रहा है, दोनों कितने अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। गांधी जो नेहरू हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सोशल जस्टिस करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय करना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, उन इलाकों में लगानी पड़ेगी जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर नहीं जाएगा। तो इसलिए स्टेट लेड इकोनॉमी होनी चाहिए। मतलब नेहरू इस बात के समर्थन करते हैं कि सारे काम उद्योग धंधे में ज़्यादातर सरकार आ गया है, स्टेट, क्योंकि जिस लेवल की एक्सपर्टीज़ चाहिए, जिस लेवल की मैनेजरियल स्किल्स चाहिए, जितना पैसा चाहिए, सरकार के अलावा प्राइवेट प्लेयर के पास ये नहीं है। तो पहले 40 साल नेहरूवियन आइडिया के तहत स्टेट ही मेन लीडिंग प्लेयर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, प्राइवेट प्लेयर एंसिलरी है, वो साइड में है, सब्सिडरी है, ठीक। लेकिन फिर बाद में चीज़ें बदली, 1990 के बाद हमारा इकोनॉमिक मॉडल बदल गया। हमने ये माना कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है, हमने ये माना कि बेस्ट प्रैक्टिसेस का आना ज़्यादा ज़रूरी है, हमने ये माना कि फॉरेन इन्वेस्टर आना ज़रूरी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का होना ज़रूरी है, इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना ज़रूरी है, इंडिया की इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन्ड हो, ये ज़रूरी है। हम कब तक उसे सरकार मदद दे देकर चलाती रहेगी, नहीं। तो प्राइवेट प्लेयर आओ, फॉरेन इन्वेस्टर आओ, प्राइवेट इकोनॉमी लीड करेगी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को। हमने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया, LPG मॉडल अपनाया। तो देखिए डेवलपमेंटल गोल्स जब आप लोगों के देख रहे हैं, उसको ही असेस करके आप अपनी अपनी डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ बनाते हैं। वो सारी पॉलिसीज़ उन पाथ पर चलती हैं, उन प्रोसेसेस को फॉलो करती हैं जैसी आपकी असेसमेंट है, जितना आप दृष्टि में लेके चल रहे हैं सबको। तो जिस चीज़ को प्रायोरिटी अकॉर्ड की है आपने, उस हिसाब से फिर आपका विकास का मार्ग होता है। आई बात समझ में? दुनिया भर में ये चीज़ें फॉलो होती हैं। कई अगर लेफ़्ट पार्टियों का रूल है तो उनका डेवलपमेंटल मॉडल में हमेशा इस बात की कवायद रहेगी कि रिसोर्सेज नेशनलाइज किए जाएं, इंडस्ट्रीज स्टेट लेड हों, पब्लिक लेड हों, पब्लिक इंडस्ट्रीज़ हों, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाए। ये उनके, क्योंकि वो लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर हो सकता है इनकी बात करते हों। लेकिन बिल्कुल अगर दूसरी तरफ जाएंगे, कैपिटलिस्ट अगर इकोनॉमिक मॉडल है, तो उसमें इस बात की बात होगी कि भाई एक्सपर्टीज़ को मौका दिया जाए, इनोवेशन को मौका दिया जाए, कंपटीशन को मौका दिया जाए, मार्केट को रोल प्ले करने दीजिए, प्राइवेटाइजेशन करिए। सरकार क्यों करे, प्राइवेट प्लेयर करे। सरकार सिर्फ रूल बनाए, रेगुलेशन बनाए, और सरकार इन्विजिलेटर का काम करे, ऑब्जर्वर का काम करे, सरकार खुद इकोनॉमी प्लेयर ना बने। तो देखिए आप जिस चीज़ को भी, जिस एस्पिरेशन को जगह देंगे, जिस भी गोल को जगह देंगे, वैसा सा ही आपका मार्ग तैयार हो जाएगा विकास का। आपका डेवलपमेंट का मॉडल वही होगा। अलग अलग सरकारों के अलग अलग रहे हैं, जिन्होंने जिन एस्पिरेशंस को जगह दी, वैसा वैसा मॉडल बना है। दैट्स ऑल। आज भी अगर आप देखें तो डेवलपमेंट मॉडल पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो बीजेपी के डेवलपमेंट मॉडल पर कई सवाल खड़े करते हैं ना। वो ये कहते हैं कि इनकी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करेंगे, उनका माफ़ का। ये देखो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, वो तो अलग मैटर है। मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि वो कहते क्या है। वो ये कहते हैं कि ये गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, जनजातियों की, महिलाओं की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की, बड़े बड़े निवेशकों की, पूंजीपतियों की, MNCs की सरकार है। इसलिए वो कहते हैं इनकी पॉलिसीज़ देखिए, सब कुछ प्राइवेटाइज़ करते जा रहे हैं, हर सरकारी उद्योग को बेचते चले जा रहे हैं।
वो ऐसा कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि जितनी भी सरकारी कंपनियां थीं उस पर सारे देश का अधिकार था, युवाओं का अधिकार था। आज देश में इतने बड़े पैमाने पर युवा इतने इनोवेटिव हैं, इतने स्किल्ड हैं, तो आज भी क्या सारे उद्योग धंधे को सरकार कब्जे में रखे? अगर हम उसे प्राइवेटाइज़ करके देश के युवा लोगों के हाथों सौंप रहे हैं कि आप चलाइए, आपका ही था, एक समय तक हमने लिया था, अब आपका है, आपको दे दिया वापस, चलाइए, मैनेज करिए, तो इसमें क्या गलत है? हम हमारी इंडस्ट्रीज़ की पोटेंशियल्स को पीक पे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस एंटर हों। हम इंडिया को दुनिया की भट्टी बनाना चाहते हैं जिसमें सब प्रोड्यूस हो। अगर हम ये चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की प्रोडक्शन लाइन में एक लीडिंग प्लेयर का रोल प्ले करे, हम चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे देश में कॉम्पिटिटिव स्किल्स हमें लानी पड़ेंगी, कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें सारी इंडस्ट्रीज़ की बेटर मैनेजरियल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेयर ये लेके आता है, वो बेटर मैनेजमेंट लेके आता है। पब्लिक सेक्टर में धांधलियाँ थी, करप्शंस थी, सरकार पर लोड था, सरकार उद्योग धंधे चलाए, प्याज आलू और सामान बेचे, कि सरकार ये चीज़ों का ध्यान रखे कि कहाँ आवास नहीं है, कहाँ विकास नहीं है, कहाँ रोज़गार नहीं है, कहाँ शिक्षा नहीं है, कि हम बेहतर कानून बनाएं। हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे कि हम फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेंगे, हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि सबके साथ न्याय हो। लेकिन हम खुद ही बिज़नेस करने लगेंगे तो जो हमारे ऊपर रोल ऑफ गवर्नेंस है वो हम कैसे फुलफ़िल करेंगे? इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती है, बिजनेस लोग ही करेंगे। और आज भारत इस परिस्थिति तक आ गया है और हम इसलिए वो कर रहे हैं। तो दो इकोनॉमिक मॉडल टकराते हैं। एक तरफ निर्मला सीतारमन मौजूदा समाज की नुमाइंदगी, मौजूदा सरकार की रिप्रेजेंटेटिव बन करके डिबेट में आती हैं, और दूसरी तरफ उधर से कांग्रेस जो है वो कभी पी चिदम्बरम को आगे करती है, या फिर हमारे पहले जो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और नहीं यार, रघुराम राजन को आगे करते हैं, पी चिदम्बरम को आगे करते हैं, इधर से निर्मला सीतारमन आगे होती है। इसी तरह से दोनों अपने अपने मॉडल को जस्टिफाई करते हैं, टकराव होता है, दैट्स ऑल। तो दोनों ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम इन जिन एस्पिरेशंस को कवर अप करके चल रहे हैं, हम उस मुताबिक मॉडल हमारा सही है, सब कुछ ओके है। वो ये कह रहे हैं हम उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार कह रही है हम नए निवेश को मोटिवेट कर रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट को, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के वाया ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम बेस्ट स्टेज पे ले गए हैं, हम बेटर प्रैक्टिसेस लेके आए हैं। आज भारत में मोबाइल कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स कार्स बना रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आने वाले दिनों में भारत लीडिंग प्लेयर बनेगा। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम चाहते हैं विकास का फल सबको मिले, तो हम उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, हम आरोग्य योजना चला रहे हैं, हम अंत्योदय योजना चला रहे हैं, हम आवास योजना चला रहे हैं, हम किसान सम्मान निधि की योजना चला रहे हैं। तो हम पिछड़े वंचित सारे समाज को उस विकास के फ्रूट्स सीधे बांट रहे हैं, सीधे। तो हम वो भी लेकर चल रहे हैं साथ में। तो हमारा मॉडल कहीं गलत नहीं है, हम सबकी एस्पिरेशन को साथ लेकर चल रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन ये मांगना चाह रहा था, तो मैं दोबारा क्वेश्चन एक बार रीड कर दूं। अब यू कैन को रिलेट विद द क्वेश्चन की क्वेश्चन इज, इफ इवन द आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डेवलपमेंट कैन बी वेरिड एंड कन्फ्लिक्टिंग, देन सर्टेनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वेज ऑफ डेवलपिंग। डेवलप होने के वेज भी अलग होंगे। If you know of any such controversy, try to find out arguments advanced by different people. You may do so by talking to different persons, or you may find it from newspapers and television. मैंने दे दिया आपको, ओके। तो बहुत से लोग आज कांग्रेस का विरोध करते हैं कि नेहरू मॉडल फेल था। 1990 तक देश ने नेशनल पब्लिक लेड डेवलपमेंट के नाम पर परमिट राज को प्रमोट किया, इंस्पेक्टर राज को प्रमोट किया, देश के धन को बर्बाद किया, करप्शन बढ़ाया उद्योग धंधों में, और देश के युवाओं से उनके रिसोर्सेज का अधिकार छीना। देश 3.5% की जीडीपी से अबव नहीं जा सका। जब देश बाद में प्राइवेटाइज हुआ, परमिट राज खत्म हुआ, लाइसेंस राज खत्म हुआ, करप्शंस घटी, देश ने विकास किया। लेकिन दूसरी तरफ कई वर्ग हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि 1990 के बाद जो जीडीपी ग्रोथ रेट आई है 6, 6.5, 7, 8, 8.5% तक की, इस जीडीपी ग्रोथ रेट के बाद वर्क फोर्स का कैजुअलाइजेशन बढ़ा। ऑर्गेनाइज सेक्टर से वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ गई, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने लीड करना शुरू किया और वो अपना मुनाफा देखती है। उन्होंने कहा कि तेज़ी से उद्योग बढ़ा, उसकी आमदनी बढ़ी, प्रॉफिट्स बढ़े, लेकिन रोज़गार घटा। रोज़गार घटा ही नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में और रोज़गार घटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर श्रिंक हुआ, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स थी वो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ आई, कैजुअलाइजेशन की तरफ आई। उन्होंने कहा कि अमीर एंड गरीब की खाई बढ़ी,
जबकि देश के स्तर पर नेशनल इनकम बढ़ी